हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज आपको फिर से केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जो मैं बता रहा हूं आप सबको, कल भी आपको बताए थे, जो कि मुख्य मुख्य क्वेश्चन। आज भी आपको मुख्य मुख्य क्वेश्चन का क्या करेंगे, रिवाइजिंग करवाएंगे। तो आप सब तंदुरुस्त होके बढ़िया से फ्रेश होके कॉपी कलम लेके बैठ जाइए पढ़ने। और जितनी भी बात हम बोले, कॉपी कलम अगर साथ में रहेगा तो आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा और हर बातों को आप क्या करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। तो आप देखिए क्लास 10 का केमिस्ट्री आज पार्ट 2 है। ध्यान से पहला क्वेश्चन है नो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या है नो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको हम पहले भी बता दें कि इसे सूचित करते हैं। इसका पावर जो है ऋणात्मक होता है। अब तुम देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में, किसी भी परमाणु या आयन के बाहरी कक्षा में रे कल्पना आपको हम बताए थे सोडियम सब का रे ऐसे करके देखो गोल गोल है ऐसे KLM के द्वारा KLM के जो बताए थे तुमको घेरा, ये नाभिक केंद्र है। यहाँ 2 बताए थे, 8 बताए थे, एक बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 इक्कलसा बताए थे। वही कह रहे कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बिंदुओं के द्वारा, बिंदु जो ऐसे ऐसे तुमको हम दिखाते हैं बिंदु के द्वारा दिखाए जाने वाले तरीके को हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। आप देखो किसी भी परमाणु, यह आपकी किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में तुम जो इलेक्ट्रॉन को दिखाते हो, इलेक्ट्रॉन को बिंदु से जो दिखाते हो नो, इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलेंगे। आपको फिर से ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसे कहते हैं। ऐसे करके गोल वृत्त है, ऐसे ये भी है वृत्त के अंदर वृत्त है, यह नाभिक है, क्या है यहाँ पे KLMN इस प्रकार में सजाया रहता है। इसमें तुमको देखो इलेक्ट्रॉन को कह रहा है कि किसी भी परमाणु या आयन के बाहरी कक्षा के कौन चिन्ह, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बिंदुओं के द्वारा, किसके द्वारा, बिंदुओं के द्वारा नो दिखाया जाने वाले, बिंदुओं के द्वारा दिखाए जाने वाले तरीके को हम बिंदुओं के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को हम दिखा रहे हैं, इस बिंदु देखो परमाणु संरचना हुआ, ये नाभिक हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु के द्वारा दर्शा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा जो दर्शा रहे हैं, इसी संरचना को हम क्या बोलेंगे नो, क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं नो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहेंगे। क्या कहेंगे नो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो आप परमाणु के चारों ओर नाभिक के केंद्र में नो बिंदु से जो दर्शाएगा उसे ही क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो इसका खोज जो है नो एक वैज्ञानिक के द्वारा हुआ, इसका खोज लुईस ने किया था, इसलिए इसे लुईस बिंदु संरचना के नाम से भी जानते हैं। इस बिंदु को नो किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन लुईस के नाम से भी जानते हैं। यह एक वैज्ञानिक है, इसका खोज लुईस ने किया था। पूछेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का खोज किसने किया था नो, तो लुईस ने किया था, और इसलिए हम इसे लुईस बिंदु संरचना भी कहते हैं। क्लियर कहेगा हाँ सर। आगे देखो क्या है, खनिज किसे कहते हैं। रे नो तुम्हारी धरती जो है, तुम्हारी पृथ्वी जो है, धरती पे जितने भी खनिज सब पदार्थ है नो, वह कहाँ से निकलते हैं, धरती के अंदर से। जैसे लोहा, पोटेशियम, कोयला, डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, ये सब जितने भी तुमको धातु सब भी बोले, इसमें अन्य पदार्थ भी नो, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, धरती के अंदर से, खनिज के रूप में। तो अब आ जाते हैं नो कि खनिज किसे कहते हैं, उसे जानेंगे। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान मतलब कौन, धरती के खदान जिसको बोलेगा, खान से खोद कर, खान अर्थात मिट्टी के अंदर नो हजारों मीटर को खोद कर हमें ऐसे ऐसे पदार्थ नो दुर्लभ पदार्थ मिलते हैं। पेट्रोल डीजल तो नो समुद्र के अंदर भी मिलते हैं। तुमने धरती पे नो है ना अनेक प्रकार की बहुरत्न नो है ना खनिज पदार्थ पाए जाते हैं।
तो जो खान से खोद कर निकलते जाते हैं या पृथ्वी की सतह में विद्यमान रह धातु, पृथ्वी की सतह में धातु युक्त ठोस को खनिज कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनना। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है जो हमारे धरती के खान से, धरती के अंदर हम उसको खोद कर निकालते हैं। धरती के अंदर से यह सब पदार्थ को हम क्या करते हैं, खोद के निकालते हैं। या पृथ्वी की सतह में, पृथ्वी की सतह में विद्यमान रहता है धातु युक्त ठोस को खनिज कहते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थ, कुछ उपयोगी खनिज पदार्थ के नाम है। देखो कुछ उपयोगी खनिज पदार्थ के नाम क्या सब है। लोहा, अभी आपको बताए कि रेनो हमारी धरती पर, पृथ्वी पर जो है नो मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो छुपल है। कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, लोहा है, अबरक है, ये सब हमारे क्या है, खनिज पदार्थ है नो। इसको धरती के अंदर कई हजार मीटर खोद कर नो इसे बहुत दुर्लभ अवस्था से इस धरती के अंदर से हमें प्राप्त किया जाता है। लोहा नो, अबरक, कोयला, बॉक्साइड, नमक, जस्ता, चूना, पत्थर इत्यादि यह सब पदार्थ नो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, धरती के अंदर से प्राप्त होता है। अब चलते नु धातु कर्म किसे कहते हैं। अब नु हम जानते हैं कि धातु कर्म किसे कहते हैं। अयस्कों से धातुओं को बाहर निकलने के पूरे प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क, आप धातु के बारे में बहुत सारे पढ़े हैं। सोना, चांदी, लोहा, जस्ता, ये सब धातु हुआ। कॉपर, एल्युमिनियम, ये जितने भी हैं सब धातु है। इसके भी अयस्क है। जैसे आपको पता होना चाहिए एल्युमिनियम का अयस्क का नाम बता क्या है, तो बोलेगा सर ये तो बॉक्साइट है, ये तो आपने कई बार बताया। एल्युमिनियम जो है ना बॉक्साइट विधि से ही प्राप्त होता है, जो कि इसका अयस्क है। जैसे हम आपको लोहा का बता है, लोहा का भी कई अयस्क है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब इसका अयस्क। तो अब पढ़ेंगे सर धातु कर्म के बारे में बताइए ना, अयस्क के बारे में तो हम जान गए। अयस्कों से धातुओं को बाहर निकालने के पूरे प्रक्रम को देखो। अयस्क से अर्थात उस अशुद्धि पदार्थ से, अयस्कों से धातुओं को हम बाहर निकालने के पूरे प्रक्रम, बाहर निकालने के पूरे प्रक्रम को हम धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से जो हम पदार्थ निकालेंगे नो, अयस्क से धातुओं को बाहर निकालने के पूरे प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे, धातु कर्म कहते हैं नो। धातु कर्म के सिद्धांत पूछेगा बोलना निम्न है। धातु कर्म के सिद्धांत क्या है बाबू, बहुत निम्न है। अब आते हैं देखो गैंग के बारे में, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर में ये पूछे तो पूछेंगे रेनो गैंग किसे कहते, कहेगा गैंग सर जी, गैंग अयस्कों में हो, अयस्कों में छोटी छोटी अशुद्धियों से मिली होती है। अयस्क छोटी छोटी अशुद्धियों से मिली होती है, उसे गैंग कहते हैं। आपको बता दिए रेनो अयस्क किसे कहते हैं। अब अयस्क से आया गैंग आया, तो अशुद्धियों में छोटे छोटी जो रहता है छोटी छोटी अशुद्धियों से जो मिल के बनी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो छोटी छोटी अशुद्धियों से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं गैंग। इन्हें की लड़ाई झगड़ा वाला गैंग जो बना के चलता है वो नहीं तुम्हें समझना है, यहाँ पे आपको समझना है गैंग किसे कहते हैं साइंस में। अयस्कों में छोटी छोटी अशुद्धियों से, छोटी छोटी अशुद्धियों से मिली होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, गैंग। एक बार देखो ध्यान से, अयस्कों में छोटी छोटी अशुद्ध जो पदार्थ मिली होती है उसे ही हम क्या बोलेंगे, गैंग कहते हैं। अब आ जानो गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि या द्रव चलित विधि। देखो गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि या द्रव चलित विधि, आपको मान लेंगे बहुत सारे अशुद्धियों पदार्थ को निकालने की निम्न उपाय हैं निम्न विद्याएं हैं, निम्न बुद्धि है। कोई चालनी विधि से निकलता है, चालनी विधि से तो कोई चुन कर निकालता है। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसको अलग अलग प्रकार से हम सब क्या करते हैं, निकालते हैं।
तो देखो यहाँ है गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि या द्रव चलित विधि। इसमें कहता है कि इस विधि में अयस्क भारी और अशुद्धि, इस विधि में अयस्क भारी और अशुद्धि हल्के होते हैं, भारी और क्या होते हैं, इस विधि में अयस्क भारी और अशुद्धि हल्के होते हैं। इसमें अयस्कों के महीन चूर्ण करके दाब स्थान पर रखा जाता है। इसमें महीन चूर्ण को दाब स्थान पे क्या किया जाता है, रखा जाता। उसके बाद उस पर जल का प्रभाव कराया जाता है। उस पर किसका प्रभाव किया जाता है, जल का प्रभाव कराया जाता है, जिससे अयस्क और अशुद्धि को अलग की जाती है। आपको हमने यहाँ तक बताया, आपको रिवीजन देखो हम करवा देते हैं संक्षिप्त में, ध्यान से सुनना। अब तुम देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम आपको फिर से रिवाइज करवाते हैं। करें किसी भी परमाणु आयन, किसी भी परमाणु आयन के बाहरी कक्षा के, इस सब जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, इस सब जो इलेक्ट्रॉन हम बिंदु के रूप में बिंदु के द्वारा दिखाया जाने वाले तरीके को हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। ये देखो छोटे छोटे बाहरी जो है इलेक्ट्रॉन को हम दिखा रहे हैं ना, इसे ही बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका खोज लुईस ने किया था। पूछेंगे रे इसका खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का खोज किसने किया था, तो बोलना लुईस ने किया था। किसने किया था, लुईस। इसलिए हम इसे लुईस बिंदु संरचना के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का खोज, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का खोज लुईस नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए हम लुईस बिंदु संरचना के नाम से भी जानते हैं। अब आजा खनिज। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से अर्थात धरती के खदान से खोद कर क्या करके खोद कर हजारों मीटर की गहराई में जाके हमारे देश के मजदूर सब उसे खोद कर बाहर निकाले जाते हैं, या पृथ्वी की सतह में विद्यमान हर धातु युक्त ठोस को हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। अर्थात धरती पे बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि ठोस के रूप में पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। कुछ उपयोगी देखो खनिज पदार्थ हैं, कुछ उपयोगी खनिज पदार्थ के नाम है जो कि हमारे बार बार इस सब में काम आते हैं। पहले आपका लोहा, लोहा का बताइए, आपके घर में, हमारे घर में, सरकार के हर फैक्ट्री कारखाना मशीनों में लोहा का प्रयोग होता है। ये जो उपयोगी पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। अबरक, अबरक का उत्पादन बिजली बनाने में किया जाता है। भारत में सबसे अधिक झारखंड राज्य में अबरक पाया जाता है। बोलेंगे रे अबरक का इस्तेमाल किस में, रे अबरक का इस्तेमाल हम निम्नलिखित रूप में करते हैं, जैसे बिजली के उत्पादन में भी करते हैं। उसके बाद है कोयला। रे कोयला का भी उपयोग बहुत सा, तुम जान रहे, बिजली उत्पादन में, जलाने में, भट्टियों में बहुत जगह कोयला का उपयोग हो जाता है। बॉक्साइड आपको बता दिए, ये एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। नमक को तो आपको पता होगा, नमक को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, हमें भोजन को पचाने में भी ये मदद करता है, हमारे शरीर में आयरन की मात्रा रहती है। अब है जास्ता। जिस जास्ता को हम जेडन बोलते हैं, यह भी एक ऐसा पदार्थ है, यह भी एक खनिज है। लोह अयस्क, लोह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी मान ले सबके घर में लोहा का ग्रिल होगा, अगर उसमें जंग लग जाए या जंग लग जाता है तो उस पर जिंक की परत चढ़ाया जाता है, जिसे हम जैसे लेपन या क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो जिंक सब आ गया उसमें, जास्ता सब, जेडन सब उसमें आ गया। ये सभी हमारे खनिज पदार्थ हैं। चूना के बारे में आप सबको पता होगा, बहुत सारे हमारे गांव के लोग सब भी चूना का इस्तेमाल करते हैं, घर की पोताई में करते हैं उसके बाद चूना खैनी के रूप में जो खाते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ जहाँ पे चूना का इस्तेमाल होता है। पत्थर तो आपको पता होगा पत्थर का भी इस्तेमाल बहुत जगह होता है इत्यादि। ये सब जितना भी बोले सब आपका क्या है, खनिज। अब है धातु कर्म किसे कहते हैं, अयस्कों से धातुओं को बाहर निकालने। देखो
अयस्कों से धातु को बाहर निकालने के पूरे प्रक्रम को, अयस्क से धातु को बाहर निकालने के पूरे प्रक्रम को ही हम क्या बोलते हैं? धातु कर्म बोलते हैं। अयस्कों से धातुओं को बाहर निकालने के पूरे प्रक्रम को ही हम क्या बोलते हैं? धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म की सिद्धांत देखो निम्न है। धातु कर्म के सिद्धांत क्या है? निम्न है। अच्छा, ज्ञान, ज्ञान किसे कहते हैं? अब ये समझना कि ज्ञान किसे कहते हैं। अयस्कों में छोटी छोटी अशुद्धियों से मिली होती रे अयस्क सब जो है ना, छोटी छोटी अशुद्धियों से मिली होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। अयस्कों से छोटे छोटे अशुद्धियों से जो मिलकर बनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ज्ञान कहते हैं। अब है तुम्हारा देखो गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि क्या है? गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि या द्रव चलित विधि। इस विधि ध्यान से पढ़ रहा। हाँ, अभी जब आएगा ना एग्जाम नजदीक, तब ध्यान से पढ़ना। अब देख रहे हैं सब, तुम सबका खाली लीला बदमाशी। गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि या द्रव चलित विधि। इस विधि में अयस्क भारी और अशुद्धि हल्के होते हैं। इसमें अयस्क के महीन चूर्ण करके दाब स्थान पे रखा जाता है। उसके बाद उस पर जल का प्रभाव, किसका? उस पे हम पानी का, जल का प्रभाव कराया जाता है, जिससे अयस्क और अशुद्धि क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो यहाँ तक तुमको क्या हो गया? समझ में आ गया। देखो हम हट गए, ध्यान से साफ साफ दिख रहा है ना। इसको आराम से लिख ले, उसके बाद हम आगे फिर बताएंगे। लिख लिया तुम सब, समझ लिया। अब थोड़ा देखो, इससे तुम्हारा जो है आगे हम क्वेश्चन तुमको बताते हैं। ध्यान से समझना और बातें मत करना, तो बैठ के एक दूसरे से सिर्फ समझना है, ठीक ना। पहला है आपका चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि। आप सब देखे होंगे बचपन में चुंबक वाला खेल खेलते होंगे। जब आपके देखे होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे ना, तो चुंबक छोटे छोटे गोल गोल लेके बच्चा सब देखना रस्सी बांध के रोड के किनारे किनारे बोकता था। तो उसमें बहुत सारे यानी कि लोहा का, एफी का, अयस्क सब जो धातु सब उसमें सट जाता था। तो उस चुंबक बता कितना धूल कण था, मिट्टी था, पत्थर था, उसमें जो अयस्क सब था लोहा सब का, वो सब आके इसमें क्या करता था? सट जाता था। उससे बच्चा लोहा सब निकाल के, तुम सब भी बचपन में बहुत सम पापड़ी खाया हो। तो अब तुम आते हो तो देखा कभी कभी देखना गंगा में गंगा नदी सब में भी बहुत सारे लोग सब पैसा बेच देता है ना। तो पैसा बेचने के बाद बच्चा बुतरू उसमें चुंबक रस्सी बांध के ऐसे फेंकता है। अब बहुत सारे उसमें पैसा जो है 2, 4, 5 रुपया आके सट जाता है। तो वो भी हुआ चुंबक के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपको कि चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि। चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि देखो, इस विधि में अयस्कों को महीन चूर्ण करके अयस्क को हॉपर में रख देते हैं। हॉपर जैसे बक्सा टाइप का होता है, जिसे गेहूं सब का देखा मिल सब में आटा नहीं उसमें पिसाता है, हॉपर वही वानु जिसमें गेहूं गिराता है, हॉपर में रख देते हैं। जब मोटर की सहायता से बेल्ट घूमता है, इसी से घूमता है, तो बिना चुंबकीय गुण वाला पदार्थ आगे गिरता है और जो चुंबकीय गुण वाला पदार्थ पीछे गिरता है। इस प्रकार से अयस्क एवं अशुद्धि को हम अलग कर लिया जाता है। एक बार फिर से ध्यान देते हैं। हॉपर करे कि इसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं, जब देखो इस विधि में अयस्क के महीन चूर्ण, अयस्क का मान लेके धूल है, गर्दा है, मिट्टी है, पत्थर है, लोहा धातु मिला हुआ है। अब इसको निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हम कैसे निकालेंगे? उस हॉपर में जाके उस सब को उसमें गिरा देंगे। गिराने के बाद वह 2 भागों में बांटेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि चूर्ण को जब अयस्क के हॉपर वही बड़का हॉल में गिराएंगे, रख देते हैं। जब मोटर घूमता है, जब मोटर की सहायता से जब मोटर घूमता है, तो उसमें मोटर जब घूमता है बेल्ट की सहायता से वो भी घूमता है। तो बिना चुंबक के वाला जो रहता है वह कहाँ गिरता है? बिना चुंबक वाला पदार्थ आगे। अभी तुमको आपको बोले जब मोटर घूमेगा तो देखना गेहूं सब भी उसमें जैसे डालता है तो आगे से आटा पीस पीस के निकलता है। तो इसमें वो सिस्टम थोड़ा सा भिन्न है। अब इसमें मिट्टी है, धूल कण है, पत्थर है, लोहा, बहुत सारे पदार्थ है। अब बता बेल्ट चला तेरे जो बिना इसमें लोहा का एक रत्ती भी अंश नहीं है, मिट्टी में नहीं है,
पत्थर में नहीं, तो वो कहाँ गिरेगा, आगे गिरेगा। और जो लोह का अयस्क है नो, जिसमें धातु में अयस्क सम्मिलन है, वो कहाँ गिरेगा, पीछे गिरेगा। तो इस प्रकार से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसी को बोलेगा चुंबकीय पृथक्करण विधि बोलेगा। एक बार देखिए हो गया। आज आप फैन उत्प्लावन विधि। अब देखो फैन लावन विधि नो, तुम ध्यान समझना। इस विधि में अयस्क का महीन चूर्ण करके, इसमें महीन चूर्ण करके पात्र में अर्थात कोई बर्तन में डाल दिया जाता है। तारपीन तेल जिसको बोलते हैं तारपीन या भारी तेल भी मिश्रित जल में जब वायु का झोंका अर्थात हवा का झोंका जब उसमें प्रवाहित होती है, कराया जाता है, तो अयस्क हल्का होने के कारण फैन के साथ ऊपर चला जाता है। फैन जब हवा का झोंका जाएगा, इसको जब यह नो करेगा तो फैन के साथ धीरे धीरे कहाँ देखा होगा, फैन ऊपर उठेगा और सब पदार्थ नीचे। फैन के साथ ऊपर चला जाता है और अशुद्धियां नीचे तले में बैठ जाती है। इस विधि को सल्फाइड अयस्क के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। देखो जैसे मान ले कि बड़ा बड़ा फैक्ट्री से जब नो अशुद्धि पदार्थ को बहाया जाता है, बहुत बड़े बड़े हौज में, पटना दिल्ली मुंबई सब जाएगा ना, तो एक बहुत बड़ा सारा फैक्ट्री का एक पाइप रहता है जो कि सड़क के अंदर ही अंदर रहता है। वह बहुत बड़ा हौज में अर्थात शहर से दूर एक बहुत बड़ा नाली में क्या करता है, गिराया जाता है। तो तुम देखना जब फैक्ट्री से कचरा कर धोएगा ना, जब धो कर पानी का रेत हो चलता है, जब वह नाला में अर्थात नदी में जब मिलता है गिर के हौज से जब गिरता है, देखना उससे गाद उत्पन्न होगा, फैन सब बहुत उत्पन्न होगा। फैन ऊपर रहेगा, उसका जितना भी औषधीय पदार्थ मैली है वो सब सारा कहाँ नीचे अंदर जाके क्या होगा, बैठ जाता है। तो बात समझ में आ गया। कह रहे कि फैन प्लावन विधि देखो क्या कहता है फिर से। फैन मतलब जैसे मान ले कि रे सरफ में तुम देखा फैन का, साबुन सब का भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी फैन होता है। तो फैन प्लावन विधि देखो क्या है, इसको हम फिर से डिस्कस करते हैं। इस विधि में अयस्क का महीन चूर्ण करके पात्र में डाल दिया जाता है। किसमें डाल दिया जाता है ना, पात्र में। तारपीन जिसको बोलेंगे भारी तेल, मिश्रित जल में जब वायु का झोंका, मिश्रित जल उसमें देखो कह रहा है कि चूर्ण को, अयस्क के महीन चूर्ण को पात्र में जब डाल देंगे तो उसमें थोड़ी मात्रा में तारपीन तेल मिश्रित जल में वायु का झोंका, हवा का झोंका प्रभावित कराया जाता है। तो अयस्क सब हल्का होने के कारण, अयस्क सब हल्का होता है, अयस्क सब कहाँ बैठ जाएगा, नीचा में, और फैन के साथ ऊपर चला आता है। फैन सब कहाँ चलाएगा, ऊपर, और अशुद्धियां नीचे तले में बैठ जाती, जितना गदरी सब है वह नीचा तले में बैठ जाएगा पैनी में। और इस विधि को हम क्या बोलेंगे, नो सल्फाइड अयस्क के प्रयोग में लाया जाता। अब तुम्हारा है भर्जन। अब की है नो भर्जन। देखो भर्जन या जारन किसे कहते हैं, भर्जन या जारन को हम समझते हैं कि भर्जन और जारन क्या है। ये भर्जन या जारन किसे कहते हैं, कहेगा सर सल्फाइड अयस्क को, किसको, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, सल्फाइड अयस्क को वायु के अतः हवा के प्रेजेंट में, हवा की उपस्थिति में अधिक ताप पर, बहुत हीट करेंगे, बहुत टेम्परेचर देंगे, बहुत गर्मी देंगे, अधिक ताप कह रहे हैं, अधिक ताप पर गर्म करने से, अधिक ताप को गर्म करने से यह ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। ये किस में बदल जाता है, नो ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है और वापसी अशुद्धियां बाहर हो जाती है। इस क्रिया को हम भर्जन या जारन कहते हैं। इस क्रिया को भर्जन या क्या कहेंगे, जारन कहते हैं। तो आपका देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया है ZNS जिंक, जिसको जिंक ब्लेड भी नाम से जानते हैं, O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे हम बहुत ताप देंगे, Zn और जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 बनेगा। तीन का मिश्रण देख रहे हैं ना, अशुद्धि को बाहर निकाल रहा है, ऊपर उड़ा रहा है गंदे पदार्थ को। PbCS जिसको नो PbS प्लस O2 ऑक्सीजन है, ये दोनों के साथ मिलाने पर
PbO प्लस SO2 गैस ऊपर उड़ रहा है। फिर सल्फर है S प्लस O2 दोनों के मिलाने से SO2 बनता है। तो हम तुमको देखो यहाँ तक हो गया। अब तुमको रिवाइजिंग समझाते हैं, ध्यान समझना। चुंबकीय पृथक्करण विधि है इस विधि में कौन सी इस विधि में अयस्कों का महीन चूर्ण करके अयस्क के हॉपर, वही टैंकी में हॉपर में रख देते हैं। जब मोटर की सहायता से बेल्ट, जब मोटर के सहायता से बेल्ट अर्थात चक्की जब घूमता है तो बिना चुंबक वाला गुण पदार्थ कहाँ आगे गिरेगा। जो मान ले कि अयस्क से कुछ संबंधित ना है, न को अशुद्धि संबंधित है, उसमें एक रति भी लोहा की मात्रा न है, उस सब को कहाँ गिरेगा आगे। जिसमें थोड़ा आयरन की मात्रा है और शुद्धि की मात्रा है वह पीछे गिरेगा चुंबकीय वाला पदार्थ पीछे गिरता है। इस प्रकार से अयस्क एवं अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार से हम अशुद्धि को और क्या करेंगे शुद्धि को अलग। जिससे मान ले हम बताते हैं तुमको रे, आप सब में से कोई जो है गेहूं का दौनी किए होंगे, तो तुम देखना गेहूं का दौनी करता है तो बरका ऊपर में मुझ रहता है पर उसमें उसको ठेला जाता। ठेलने के बाद देखना गेहूं में बहुत अशुद्धियां पदार्थ रहते हैं। अब गेहूं का दाना चालनी विधि से देखना नीचा गिरेगा, भूसा अलग होके उड़ जाएगा। अब फिर तुम देखना उसके गेहूं के साथ बहुत सारी मिट्टी अशुद्ध पदार्थ रहते हैं। फिर देखना गेहूं अलग हो जाएंगे, मिट्टी और अन्य प्रकार के जो पदार्थ रहते हैं वो अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार यह चुंबकीय प्रथन विधि अयस्क को खनिज के महीन चूर्ण को जब हम हॉपर में डालते हैं, मशीनों में डालते हैं, तो बेल्ट की सहायता जब मोटर स्टार्ट करके घुमाते हैं ना, जिसमें एक रत्ती भी लोहा का अंश ना है, धातुओं का अयस्क ना है, वो सब आगे गिरेगा और जितने अयस्क वाला पदार्थ है वह कहाँ गिरेगा, पीछे गिर जाएगा। अब आते हैं फैन प्लावन विधि। इस विधि में अयस्क का महीन चूर्ण करके पात्र में डाला जाता है। कहाँ पे डाला जाता है पात्र में डाला जाता है। तारपीन जिसे ब्रैकेट में है भारी तेल, मिश्रित जल में, कौन सी मिश्रित जल में जब वायु का झोंका प्रवाहित कराया जाता है तो अयस्क हल्का होने के कारण फैन के साथ ऊपर चला जाता है। क्या फैन प्लावन विधि में आपको फैक्ट्री के बारे में बताएं, कारखाने के बारे में बताएं, बहुत सारे अशुद्ध पदार्थ महीन चूर्ण अयस्क सबका मिलल रहता है। जब आप इसको तेल अर्थात कोई मोबिल तो नहीं मिल रहा था, सब मिश्रण रहता है ना, तो आप फैक्ट्री से जब गिराइएगा ना, देखिए बहुत सारे अशुद्ध जो वजन वाला अयस्क सब है वो नीचा काद बैठ जाएगा। अब रफ्तार से जब गिरता तो फैन उससे उत्पन्न होता है। तो अयस्क सब नीचा और अशुद्ध सब पदार्थ का ऊपर। अब आजा भर्जन में भर्जन या जारन देखो किसे कहते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप मतलब बहुत गर्मी पे गर्म करने से ये ऑक्साइड अयस्क में बदल जाते हैं। ये ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है और वापसील अशुद्धियों को बाहर हो जाती है। इस क्रिया को हम भर्जन या जारन कहते हैं। इस क्रिया को भर्जन या क्या कहते हैं, जारन। ZnS प्लस O2 दोनों को टेम्परेचर ताप पर जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस बन रहा है जो कि ऊपर उड़ रहा है। PbS प्लस O2 है, दोनों मिलकर जब रिएक्शन करेगा अधिक गर्मी देंगे, अधिक ताप देंगे अधिक ये ताप सब देने के बाद ये क्या बनेगा, PbO बनेगा और कौन गैस SO2 गैस बाहर निकलेगा। फिर देखो सल्फर प्लस O2 दोनों को मिलाने से यह काम होगा और कौन गैस SO2 गैस बनेगा। तो तुमको हम अच्छी तरह से समझा दिए, बुझा दिए। तो अब जो समय आ गया है पढ़ने का, मेहनत करने का, अब तुम मेहनत करो, इसको नोटबुक में अच्छी तरह से लिखो, समझो। अब तुम देख समय नहीं है, तुम्हारे पास समय बहुत कम है अब नहीं पढ़ेगा तो क्या अपना पापा का, मम्मी का नाम रोशन तुम नहीं कर पाएगा। इसलिए अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब रिजल्ट अगर तुम
चाहता है कि बेहतर हो, लोग को हम बहुत विद्यार्थी को देखे न पढ़ाए हैं कि कम समय में वह सबसे अच्छा ज्यादा नंबर लाता है। तो अभी भी तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको लगता है हो बाबू अब 3 महीना बचा है, हम क्या कर लेंगे इसमें, अरे नु घबराने, अभी भी बहुत समय है जो कि तुम बहुत अच्छा नंबर ला सकता है। तो अब समय आ गया नु थोड़ा पढ़ो। तो तुम कॉपी कलम से हमेशा रिवाइजिंग करो, एक बार पढ़ लो, एक बार याद करो और दूसरे कॉपी में लिखो अपना मन से, तब न तुम मिलाएगा कि मेरा सही हो रहा कि गलत हो रहा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसको तुम एक बार कंठस्थ पढ़ लो और फिर लिखो, तुम देखो कहाँ गलती हुआ, फिर उसको सुधारो, फिर लिखो। तुम 3-4 बार अगर ऐसा कर लेगा ना, हमको लगता है कि एक तो मिस्टेक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो याद रखना ये सब। तो अब तुम्हें अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो तुम सब्सक्राइब कर देना नो, और लाइक कर देना, शेयर कर देना। आज यहीं तक, धन्यवाद।